हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। 10 जावास्क्रिप्ट हैक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जो हर एक कोडर को पता होनी चाहिए। बहुत ही इजीली आप जावास्क्रिप्ट अगर सीखना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सीधा चलते हैं हम जीएस फाइल में, मतलब जावास्क्रिप्ट पे। सबसे पहला जो हमारा टिप है, एक्सट्रैक्ट करनी है वैल्यू विद इजी। तो कैसे करेंगे? एक कॉन्स्ट वेरिएबल अगर हम बनाते हैं, कोई भी बना लो, एक पर्सन लिख देते हैं। अगर मैं इसको लिख देती हूँ नेम, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे आप नाम लिख दो कोई भी। तो मैं यहाँ पे एबीसी अगर प्रिंट कर दूं, ठीक है। उसके बाद साथ में मैं ले चाहती हूँ कि इसकी जो एज भी आ जाए। एज, यहाँ पे एज नंबर में लिखनी है, 30 एज लिख दो। इसको कर दो कॉन्स्ट, यहाँ पे सिंपल लिखो नेम एज, यहाँ पे लिखो इज इक्वल टू, ये वाला जो पर्सन नाम का हमने वेरिएबल बनाया था इसको लिखो। देन कंसोल डॉट लॉग, प्रिंट कर दो नेम को, साथ में प्रिंट कर दो एज को। अब इसको कर दो रिफ्रेश। साथ में हम ओपन कर लेते हैं हमारा इंस्पेक्ट कंसोल, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आके सबसे पहली टिप तो यही है जावास्क्रिप्ट की, आप यहाँ पर कंसोल में जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आई, एबीसी एंड 30। तो यहाँ पे आप सिंपली अगर कोई भी वैल्यू प्रिंट करानी है तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा जो दूसरी टिप है स्प्रेड, यहाँ पे क्लोन करना है एरे को, क्लोन एंड मर्ज। तो इसको हम हटा देते हैं। कैसे हम सिंपली एरे को क्लोन कर सकते हैं एंड मर्ज कर सकते हैं? क्लोन होता है कि एरे को हमने ऐसे खोलना है, एरे होता है कि ब्रैकेट के बीच। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देती हूँ एबीसी नाम का। इसके अंदर मैं लिख देती हूँ 1 2 3, ये होता है एरे। इसको मैंने ओपन करना है, इसकी आउटपुट मुझे चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगी, कॉन्स्ट क्लोन एरे, एक दूसरा वेरिएबल बना लो। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका है, इस ब्रैकेट के बीच 1 2 3 तीन डॉट लगाने हैं। ये मैंने बहुत बार करवाया हुआ है। तीन डॉट लगाएंगे, इधर मेरे पास आएगा एबीसी वाला वेरिएबल। इसको मैं उसको बोलूंगी कि बस इसको क्लोन कर दो। यहाँ पे इसकी प्रिंट कर दो आउटपुट कंसोल डॉट लॉग। किसको प्रिंट करना है? इस चीज को। बहुत ही आसान तरीका है एरे को क्लोन करने का ये। वैसे तो हम बहुत बड़ा कोड लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आई, 1 2 3। ये देखो आउटपुट आ गई। ये देखो लेंथ 3, सब कुछ आ गया। जो भी इसका पूरा जो एरे में होती है ना हमारे पास वैल्यूज, सब कुछ आ गई। 1 2 3, यहाँ पे जीरो पे जे इंडेक्स है, 0 1 2 3। जीरो पे 1 पड़ा है तो जीरो से एरे स्टार्ट होता है। जीरो पे 1 है, 1 पे 2 है, और यहाँ पे 1 पे 1 है, 2 पे 3 है। लेंथ आ गई 3, एक एरे में 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे टाइप भी आ गई कि ये एक एरे है। देखो कितना आसान है। वैसे तो हमें इसको क्लोन करना तो बहुत बड़ा कोड लगाना पड़ता है। मर्ज करना हो सेम, यहाँ पे इसको मर्ज करना है। मर्ज करना है मतलब मैं चाहती हूँ ए, यहाँ पे लिखा आए, कॉमा बी, यहाँ पे साथ में कुछ लिखा आए, कॉमा सी। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी ए 1, उसके बाद 2 ही लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एरर आ रही है क्योंकि इसको हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के बीच ऐसे। उसके बाद एक दूसरा वेरिएबल बना लो, यही रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरा बनाते हैं, दूसरा एरे। इसके बीच लिख देते हैं बी, दूसरी वैल्यू को लिख दो C4। उसके बाद मर्ज करना है, एक और बना लो कॉन्स्ट मर्ज नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। 1 2 3, ये तीन डॉट बहुत ही काम आते हैं जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे लिख देंगे जो हमारा पहला वेरिएबल है, कॉमा, यहाँ पे लिखो 1 2 3। अब यहाँ पे लिखो दूसरा वेरिएबल क्लोन एरे, दोनों वेरिएबल आ गए। अब देखो यहाँ पे बस लिख दो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखो ये वाला वेरिएबल। अब दोनों को ये मर्ज कर देगा, एक ये है एक ये है रे है, दोनों को मर्ज करना है। A1 B3 C4, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, A1, यहाँ पे है B3, मेरे पास B2 नहीं आया, A1 एक बार चेक कर लेते हैं।
अच्छा, मेरे पास 3 वैल्यू आनी है, सही है। A1, B2 एंड C3, ABC, क्योंकि यहाँ पर B 2 बार रिपीट हो रहा है, एक B इधर है, एक B इधर है। मर्ज करने का मतलब ही ये होता है कि हमने सब कुछ डुप्लीकेट वैल्यू से हटा के दोनों चीजों को मिक्स कर देना है, लेकिन डुप्लीकेट से रिमूव करनी है। तो यहाँ पे B 2 बार आ रहा है, तो जो उसको मिलेगा, ठीक है, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो उसको उठा लेगा, दूसरे को रिमूव कर देगा। इसको हम मर्ज करना बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म विद इजी। हमने ट्रांसफॉर्म करना है, या फिर पावर ऑफ मैप बोल सकते हैं। बहुत ही कमाल की ट्रिक है। कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना देते हैं, नम नाम का मतलब नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, 2, 4, इधर 3 लिख देते हैं, कोई भी नंबर लो। अब देखो कितना आसान होगा ये कोड आपके लिए। एस क्यू नाम का एक वेरिएबल बना देती हूँ। यहाँ पर जो मैंने नाम लिखा हुआ है, डॉट मैप लगाओ। अब ये मैप हमारा एक कीवर्ड है मैथ का। यहाँ पे मैं लिख दूंगी एक वेरिएबल बना देती हूँ, नम एरो फंक्शन। यहाँ पे लिखो नम, मल्टीप्लाई करना है नाम को। नाम क्या है इसमें, ये वाला नाम वाला वेरिएबल। इधर नहीं, इधर मैं ऐसा करती हूँ, ये वाला जो अलग है तो इसको मैं नंबर लिख देती हूँ। ये वाला नंबर अलग रहेगा, और ये वाला जो है ये अलग ही रहेगा। अगर मैं इसको कर दूं कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, जहां पे क्या आएगा SQ। अगर हम इसको करें रिफ्रेश, नाम इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, जहाँ पे मैंने जो नंबर लगाया हुआ है, नाम लगाया हुआ है, ये वाला SQ को हम कर देते हैं, यहाँ पे आएगा। अच्छा, डॉट मैप, सही तो है। वैल्यू हमने जहां पे उठानी है, मतलब ये वाले नंबर से वैल्यू उठानी है, इसीलिए वो इसको बोल रहा है। वो इस नाम को नहीं बोल रहा है कि ये डिफाइन नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया है। अगर हम मैप के साथ कुछ भी लिखते हैं ना, यहाँ पे ये ऑलरेडी डिफाइन हो जाता है वेरिएबल, हमें इसको लेट कॉन्स्ट वेरिएबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे इस ये वाला जो है ना एरे, जहां से मैंने ये वैल्यू उठानी थी, अब देखो यहाँ पे क्या आउटपुट आई है, 4, 16 एंड 9। स्केयर रूट फाइंड हो गया विद इन सेकेंड। मतलब इतनी इजी ट्रिक है ये स्केयर रूट फाइंड करने की। बस नम को नम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब ये नम नम क्या है, जहां से उठाएगा, ये वाला एक नंबर है, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप ये स्केयर रूट आ जाएगा। इसका स्केयर आ गया 4, 16 एंड 9। बहुत ईजी ट्रिक है। अब ये तो हो गया पावर ऑफ मैप। नेक्स्ट है, जहाँ पे लगा जिसको बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना दूं, और जहाँ पे फंक्शन का नाम डिले रख दूं, इधर एक पास कर दूं पैरामीटर मैसेज एंड टाइम, जहां पे सेट टाइम आउट। अगर मैं ये वाला मेथड लगाती हूँ, इसका काम क्या है, बहुत ही जरूरत पड़ती है इस चीज की। सेट टाइम आउट कैसे लगाया जाता है, कंसोल डॉट लॉग, मैसेज को कर दो प्रिंट, और अगर मैं जहां पे लिख दूं कॉमा टाइम, इधर लिख दो जो हमने डिले वाला फंक्शन बनाया है, इधर लिखो, कुछ भी लिख दो, हेलो लिख देते हैं, हेलो। इधर मैं लिख देती हूँ कोई वैल्यू 1000। इसको करो रिफ्रेश। अब देखो क्या होगा, फिर से रिफ्रेश करो, देखो कितने टाइम बाद आया। जे वाली जो आउटपुट है सेम उसी टाइम नहीं आती, ये देखो डिले हो गया है ना, इसको हम डिले करना बोलते हैं। मैं रिफ्रेश करूंगी, ये देखो, अगर जहां पे आप टाइम मेंशन कर देते हैं ना, ये वाला मैंने इधर टाइम लिख दिया, इधर मैं लिख देती हूँ 3, ये 2 लिख देते हैं, रिफ्रेश। अब देखो 2 सेकंड डिले हो गया। 2000 का मतलब होता है 2 सेकंड, 3000 का मतलब होता है 3 सेकंड, 1000 लिखा मतलब 1 सेकंड। तो ये वाली चीज बहुत ही ज्यादा यूज होती है। इवन आपने टाइमर बनाना है, काउंटर बनाना है, ठीक है, स्टॉप वॉच बनानी है, वहां पे आपने ये वाला सेट टाइम आउट फंक्शन लगाना है। बहुत ही आसान तरीका है इसको लगाने का। यहाँ पे बस आप टाइम में मेंशन करते जाओ। इधर मैं चाहती हूँ कोई हेलो प्रिंट हो, तो वो कितने 2 सेकंड बाद प्रिंट होगा, ये देखो ये हो गया प्रिंट। इसको हम बोलते हैं सेट टाइम आउट। अब देखो ये वाला जो अब मैं बता रही हूँ, बहुत यूज करते हैं हम, और सिंपल बहुत ही मेथड है ये। कॉन्स्ट
मैं एक यहाँ पर लिख देती हूँ ग्रीट इज इक्वल टू नेम, ये वाला इसको हम बोलते हैं एरो फंक्शन। तो ये चीज यूज होती है हम अगर एक बनाना चाहते हैं फंक्शन, एरो फंक्शन के साथ रिमूव कर सकते हैं आप अपनी ज्यादा कोडिंग को। फंक्शन बनाने के लिए बहुत कोड यूज होता है, लेकिन एरो फंक्शन के साथ आप डायरेक्ट एक कोड बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। जहां पे अगर मैं लिख दूं डॉलर, मुझे चाहिए जहां पे नेम, यहाँ पे डॉलर आएगा। अगर इधर मैं लिख दूं डॉलर नेम और ये नेम आएगा इस सिंबल के बीच, मैंने इधर ही बंद कर दिया इसको, ऐसे आएगा। साथ में इसको कर दो कंसोल डॉट लॉग, जहां पे मुझे चाहिए जो ग्रीट है, और साथ में मैं चाहती हूँ हेलो आई। पहले इसकी आउटपुट देखो, हेलो हेलो। ये चीज पता क्या है, पूरी मैंने एक फंक्शन बनाया। वैसे हम फंक्शन पता कैसे बनाते हैं, एक फंक्शन बनाया, इधर मैंने ग्रीट लिखा, जो भी नाम लिखना है आपने नाम लिखना है, नाम इधर को पैरामीटर पास किया ऐसे, इधर आपने फंक्शन लिखा और बहुत सारा फंक्शन लिखना है। अलर्ट लिख दो, इसमें मुझे चाहिए कुछ हेलो, ऐसे कुछ चाहिए, ठीक है। उसके बाद और भी मैंने प्रिंट करना है एक और, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट आईडी लगाएंगे, बहुत बड़ा फंक्शन बनाना पड़ता है। लेकिन ये वाला जो एरो है ना, इसने बस एक ही लाइन में हमें एक फंक्शन बना के दे दिया। तो ये जो एरो है, यही हम जितना बड़ा मर्जी आपका प्रोजेक्ट हो, वहां पे हम ये एरो फंक्शन ही यूज करते हैं। इवन हमने आज तक जितने प्रोजेक्ट बनाए हैं एरो फंक्शन के साथ ही बनाएंगे, ताकि हमारी कोडिंग थोड़ी छोटी हो जाए, कंसाइज हो जाए। उसके बाद अगर जहाँ पे मैं लिखूं, जो नेक्स्ट है प्रोमिस भी बोल सकते हैं, प्रोमाइस भी बोल सकते हैं। कैसे लिखना है, मैं जहाँ पे लिखूंगी कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बना देते हैं p1 इज इक्वल टू फेच, यहाँ पे लिख दो यूआरएल, मैं यूआरएल को फेच करूंगी। ये हर एक जो 10 मैं आपको टिप्स बताऊंगी ना, ये वही टिप्स है जो आज तक हमने यूज की है, जो आने वाले टाइम में हम यूज करेंगे। जावा स्क्रिप्ट की टिप्स ये सब कुछ मैंने यूज कर रखी है अपने प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं। अब यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बना लो p2, यहाँ पे करना है फेच यूआरएल। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं एक कीवर्ड PROMISE, प्रॉमिस भी बोल सकते हैं, प्रोमाइज भी बोल सकते हैं, डॉट ऑल, जहां पे लिखो जो p1 है कॉमा p2, ये करेगा क्या इसकी हम आउटपुट से देखेंगे। देन डॉट देन, अब ये चीज अगर आपको याद हो, रिस्पॉन्स आएगा। हमने बहुत सारे एपीआई प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो एपीआई के साथ काम करने के लिए ये यूज होगा। वो हमें रिस्पॉन्स भेजेंगे कंसोल डॉट लॉग में, रिस्पॉन्स, यहाँ पे लिखो डॉट कैच, अगर कोई एरर आए, कंसोल डॉट एरर, इधर प्रिंट हो जाए एरर। ये है सबसे आसान तरीका एपीआई फेच करने का। पहले इसको करते हैं रिफ्रेश, तो यहाँ पे आया है कि आप डायरेक्ट उनको, सामने वाले को डायरेक्ट आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, क्योंकि जहाँ पे मैंने किसी को बोला नहीं है कि मैंने जहाँ पर किसी की आईपी नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखा, लेकिन हमारा कोड वर्क कर गया। हमेशा ही हमारे पास यही एरर आती है, ये कोई एरर नहीं है। ये जब तक हम वहां पे आईपी नहीं मेंशन करते ना, ठीक है, डायरेक्ट उसको हम किसी को भी रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, डायरेक्ट हम नहीं भेज सकते किसी को रिक्वेस्ट। अगर हमारा कोड गलत होता या कुछ भी, ये पूरा कोड नहीं वर्क करता फेच करने का, ईपीआई फेच करने का, तो हमारे पास यहाँ पे एरर वाला आता, ये वाला जो एरर है ये मैसेज आना था। अगर हमारे पास कुछ भी यहाँ पे गलत होता, चेक कर लेते हैं, ऐसे तो होगा नहीं। यहाँ पे हटा देते हैं रिफ्रेश, तो जहाँ पे ये वाला ये आ गई एरर, लेकिन जहाँ पे ये वाला कोड चल रहा है
तो हमारे पास अगर ये वर्क ना करे तो हमारे पास एरर वाला मैसेज आना था, लेकिन ये पूरा वर्क कर गया। वो बोल रहे हैं कि या तो आप एपीआई पूरी फाइंड यहाँ पे लिखो, तो आपने जहाँ पे एपीआई लिखनी होती है। हमारा जो मेन यहाँ पे टिप है कि आप किसी भी एपीआई को, किसी भी दूसरी वेबसाइट को कैसे रिक्वेस्ट भेजते हैं, वहां से रिस्पॉन्स कैसे निकालते हैं। अगर आप बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में चेक करना चाहते हैं कि मैंने किसी एपीआई को यूज करना है, ठीक है, तो वो एपीआई काम कर रही है कि नहीं, देन आप ये छोटा सा कोड लगाएंगे जहां पे आप अपनी फेच वाले इधर लिख दो एपीआई। जो भी एपीआई होगी बस यहाँ पे करो, लिखो, यहाँ पे कंसोल में वो आपको रिस्पॉन्स भेज देंगे। सबसे आसान तरीका है एपीआई के साथ ये काम करने का। एपीआई हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कॉन्स्ट की इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ, नेम। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कॉन्स्ट, एक और पर्सन या पीईआर, और जहां पे मैं लिखूंगी की वैल्यू के साथ कैसे काम करते हैं, कॉलन, इधर मैं लिख देती हूँ हेलो। ये वाली ब्रैकेट मैंने गलत लिख दी। की के साथ काम करना है तो हमें ऐसे लगाना पड़ेगा। ये हो गई हमारी की, यहाँ पे लिख दो हेलो, और यहाँ पे कर दो कंसोल डॉट लॉग, इधर कर दो, प्रिंट करना है पीईआर को, डॉट नेम को। पहले इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे क्या आ गया, हेलो। तो ये सिर्फ हम हेलो प्रिंट करने के लिए कोड नहीं लगा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक प्रॉपर्टी, डायनेमिक प्रॉपर्टी नेम। इसने करना क्या है, जितने भी हम यहाँ पर जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल यूज किया है उसको मैं एज अ की यूज कर रही हूँ। ये इसके नाम पे मतलब जो नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जब हम इसको यहाँ पर इस स्क्वायर ब्रैकेट के बीच लिख देते हैं ना, ये एक की बन जाती है, यूनिक की। तो ये वो भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के बीच लिखते हैं, एरे ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। इसके अंदर जो भी हम लिखते हैं तो वो एक की बन जाएगी। जो हमारा मेन टॉपिक है, एक वेरिएबल को आप एज अ की यूज कर सकते हैं। इसकी भी बहुत जरूरत पड़ती है जब हम कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। हमारे पास सिंपल यहाँ पे आ गया हेलो। अब यहाँ पे इसको हटा दो, नेक्स्ट चलते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ये क्या है, एक नाम बना देते हैं, एक यहाँ पे लिख देते हैं हेलो ही लिख देते हैं। ये तो यूज होता ही है, हर एक प्रोजेक्ट में यूज होता है। इधर मैं रख देती हूँ ग्रीट, यहाँ पे लिख दो। अगर मैं इधर लिखेंगे जे वाला सिंबल, जे वाला सिंबल भी एक टिप है। ये वाला सिंबल हम प्रेस करते हैं जब हमने एक ही लाइन में जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल भी लिखने हो, एक ही लाइन में हमने ये वाली ऐसे स्ट्रिंग भी लिखनी हो। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इधर मैं हेलो, हेलो वर्ल्ड लिख देती हूँ, साथ में मैं इसके लिखूंगी कॉमा, इधर लिखो डॉलर नेम, ये लिख दिया। इसको कर दो कंसोल डॉट लॉग, इधर आएगा ये वाला जो ग्रीट वाला है। ये जो मैं आपको करा रही हूँ ना कोड, ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे आ गया वर्ड हेलो या हेलो वर्ड उल्टा लिख दिया। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, इसका नाम क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को समझना है तो अगर इस लाइन को समझो, ये वाला जो है ना, इसको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बोलते हैं। मैंने इसी के बीच एक स्ट्रिंग पास कर दी, इसी के बीच एक वेरिएबल पास कर दिया। तो ये चीज हर एक प्रोजेक्ट, इवन छोटे से छोटा कोड भी जावा स्क्रिप्ट में हो ना, तो आप उसको ऐसे प्रिंट करेंगे। मैंने किसी स्टूडेंट की पूरी डिटेल प्रिंट करानी है, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी नेम, ठीक है, यहाँ पे आएगी स्ट्रिंग, और जहाँ पे उस स्टूडेंट का नेम आएगा, तो यहाँ पर वेरिएबल यूज होगा स्टूडेंट जो हमने अपनी वेबसाइट पे यूज किया होगा। तो जो भी स्टूडेंट का नेम होगा जो वो एंटर करेगा, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसको हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बोलते हैं। इस चीज को आप बेशक बिल्कुल याद ही कर लो, रट्टा ही मार लो बेशक इसको। ये पूरी जो लाइन है ना, इसको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बोलते हैं। इसको लिखना है इस सिंबल के बीच, ठीक है, इस सिंबल के बीच ही लिखना है। अगर मैं यहाँ पर इसको मान लो सिंगल कोट के बीच लिखती हूँ तो प्रॉब्लम क्या आती है, क्यों इसको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बोलते हैं। ये देखो सिंगल कोट के बीच लिख दिया, लेकिन ये तो पूरी स्ट्रिंग बन गई, इधर ग्रीट वन लिख देते हैं। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, इसको करो रिफ्रेश, तो यहाँ पे आ गया नेम हेलो, ये वाला नेम,
यहाँ पे आ गया हेलो, ये पहले वाला प्रिंट हो रहा है, इसको हम हटा देते हैं। इधर ग्रीट वन को भी करो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो इसको। इधर ग्रीट वन को भी प्रिंट करना है ताकि दोनों के आउटपुट आए। अब देखो, इधर नेम हेलो आया, लेकिन इधर क्या आ गया, जो मैंने लिखा। लेकिन मैंने तो उसको बोला था कि डॉलर नेम के साथ उस बंदे का नाम प्रिंट करो जो मैंने जहाँ पे लिखा है। इसने इसको एज अ स्ट्रिंग लिया, तो ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट बन गया, ये एक बन गई पूरी स्ट्रिंग। यही दोनों में डिफरेंस है। बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला ये कोड है, बहुत ज्यादा। इसको आप कभी भूलना नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं, NaN चेकिंग। NaN क्या होता है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, ये होता है NaN, नॉट अ नंबर। कैसे चेक करेंगे, एक कॉन्स्ट, इधर वेरिएबल बना लो AB। अब मैं जहाँ पे लिख देती हूँ नॉट अ नंबर, NaN की ये फुल फॉर्म है, कुछ भी लिख दो। कंसोल डॉट लॉग, जहाँ पे आएगा नंबर डॉट इज NaN, जहाँ पे आएगा वो वाला AB वाला वेरिएबल। कितनी आसानी से हम यहाँ पर इसको प्रिंट करा सकते हैं। मैंने चेक करना है कि जो भी किसी बंदे ने यहाँ पर प्रिंट किया है क्या वो एक नंबर है, तो मेरे पास फॉल्स आया, मतलब क्या है। अगर मैं इधर 3 कर दूं, वैसे तो वो मैंने सिंगल कोट में ही किया हुआ है, ऐसे करो रिफ्रेश, तो जहाँ पे आया फॉल्स। मैंने इसको क्या बोला है कि जो भी जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग नंबर इज NaN, क्या ये नंबर नॉट अ नंबर है, तो वहां पे क्या आया फॉल्स। तो ये सिर्फ हमारे पास शो करने के लिए है कि जो भी हमने NaN में कोई वैल्यू होगी, जो भी हमने वैल्यू लिखी है, मैंने वहां पे 5 लिख दिया, जहाँ पे फॉल्स आ गया। तो जहां पर जो वैल्यू लिखी है ना, उसको हम यहाँ पर चेक नहीं करेंगे। हमने ये वहां पे कोड लगाना होता है कि कोई भी बंदा अगर यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करे, कुछ भी प्रिंट करे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे आउटपुट में यही चीज नजर आए कि ये एक नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको जो वो एंटर करेगा उसको मैंने ये नहीं बोलना, उसको नहीं मैंने ये चेक करना कि उसने क्या एंटर किया है। बस मैंने यहाँ पे एक वैलिडेशन लगानी है कि वो कुछ भी एंटर करे, लेकिन मेरे पास आउटपुट आनी चाहिए कि ये एक नंबर नहीं है। तो ये बेसिकली हम अपनी जो वैलिडेशन के लिए यूज करते हैं। इधर मैं कुछ भी एंटर करती जाऊं, मैं सिंगल कोट में, ठीक है, या डबल कोट में, सिंगल कोट में, या फिर ओनली नंबर प्रिंट कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे फॉल्स ही आता रहेगा। ये चीज यूज होती है इज NaN कि ये नॉट अ नंबर, ये एक नंबर नहीं है, तो बस मेरे पास आउटपुट इसकी फॉल्स ही आएगी। नेक्स्ट चलते हैं, इसको अगर मैं बोलूं शॉर्ट फॉर्म में, इसको हटा देते हैं। जहां पे हम डिफाइन करेंगे अनडिफाइंड वैल्यू, कैसे, कॉस्ट, ये भी आप एज अ वैलिडेशन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड कर रही हूँ, एक मैंने इन्फो ऐड कर दिया। इन्फो में क्या लिखा मैंने, नेम, और जहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, जहाँ कुछ भी प्रिंट करा दो स्ट्रिंग, और जहाँ पे लिख दो कंसोल डॉट लॉग, इधर लिख दो, मैं इधर लिख दूंगी यूजर डॉट इन्फो क्वेश्चन मार्क, इसका जो मेन काम है क्वेश्चन मार्क के साथ है। मैं जहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ एज। अब देखो आउटपुट क्या आएगी, अनडिफाइंड। मैंने तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, लेकिन प्रिंट मैं करा रही हूँ एज को, सिर्फ प्रिंट करा दो नेम, इसको करो रिफ्रेश, तो यहाँ पे हेलो आ गया। लेकिन मान लो मैंने गलती से यहाँ पे एज लिख दिया, तो मेरे पास कुछ तो वैल्यू आनी चाहिए। जहाँ किसी मैं फॉर्म फिल करवा रही हूँ किसी के साथ, उसने यहाँ पर कुछ गलत एंटर कर दिया, ठीक है, उसने नाम की जगह अपनी एज एंटर कर दी, तो मैं यहाँ पर नाम की जगह उसने अपनी एज एंटर की है। तो जब मैं एज फेच करूंगी तो मुझे एज तो उसकी मिलेगी नहीं, तो वहां पे मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए अनडिफाइंड, तो मुझे पता चल जाएगा कि किसी बंदे ने वहां पे इंफॉर्मेशन गलत एंटर कर दी। तो ये बेसिकली चीज यूज होती है हम जब कोई फॉर्म फिल करवाते हैं अपने यूजर से वैलिडेशन के लिए। इसका जो मेन काम है क्वेश्चन मार्क का है, इसी को हम बोलते हैं ऑप्शनल चेनिंग, आप इसको बोल सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, जो अनडिफाइंड वैल्यू डिफाइन करने के लिए यूज होता है। अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड जो डिफाइन नहीं की गई, एज तो जहाँ पे कहीं डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, तो वो मुझे आउटपुट देगा अनडिफाइंड। ये हो गए हमारे आज के 10 टिप्स कंप्लीट जावास्क्रिप्ट के, जो आपकी डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई कंटेंट के साथ।